नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण हिंदी पेडागोगी है इसके बारे में के अंदर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट रहेगा जिसके अंदर आज हमने शुरुआती जानकारी इस वीडियो के अंदर देखना है। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये हमारी चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट की भर्ती हो और कोई भी शिक्षक भर्ती हो जिसके अंदर हिंदी पेडागोगी हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नोट्स के माध्यम से संपूर्ण जो हिंदी पेडागोगी है वो देखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बार भी पूरे नोट्स है जो इस वीडियो के इनको पढ़ लेते हैं या इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भाषा का कि भाषा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा क्या है? जो हमारे भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। मनुष्य है वो पशु पक्षियों से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के पास भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिससे वो अपने लोगों को समझा सकता है या लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। भाषा किसको? बौद्धिक क्षमता होती है उसको भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। वाणी और भाषा इन दोनों का बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। क्या है जी? कि दोनों है, जो वाणी है और जो भाषा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या अंतर है। हरलोग ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया। हरलोग नामक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो हमारी वाणी शब्द है और जो हमारा भाषा शब्द है इन दोनों को स्पष्ट किया। वो कैसे किया? भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। भाषा होती है उसमें संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरे के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई भाषा। अब देखते हैं कि वाणी भाषा का वह एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी में क्या किया जाता है? वाणी भाषा का एक स्वरूप है। किसका? भाषा का ही वाणी एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ व शब्द उच्चारित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से वाणी और भाषा के अंदर क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वाणी और भाषा दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? पर्यायवाची हैं। दोनों एक शब्द नहीं है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं भाषा के कार्य एवं महत्व। तो दोस्तों, भाषा के कार्य एवं महत्व पहला है हमारे इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा, मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। जो व्यक्ति की इच्छाएं होती है, जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है या जो व्यक्ति की मनोदशा या जो उसकी पीड़ा होती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने स्पष्ट यानी समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। कौन करती है? भाषा करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी समाधान प्रदान कर सकता है कि किसी व्यक्ति को क्या पीड़ा है, उसके मनोभाव यानी उसको क्या मन में भाव है। अगर वो हम बोलकर किसी को बता देंगे तो दूसरा हमें बोलकर उसके बारे में समाधान दे सकता है। दूसरा क्या है कार्य या महत्व? विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में बालक जन्म के कुछ ही दिनों
पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, जन्म होने के कुछ ही दिनों के बाद वो परिवार में रहकर क्या सीखने लग जाता है, भाषा सीखने लग जाता है। यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। यह भाषा वह कैसे सीखता है, या तो स्वाभाविक रूप से सीखता है या किसी का अनुकरण करके सीखता है। इसे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। जो भाषा होती है इसको सीखने के लिए क्या नहीं होती है, किसी भी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। यह बालक के विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। किसके कि बालक होता है उसके विचार विनिमय में भाषा क्या होती है, सहायक सिद्ध होती है। तीसरा कार्य या महत्व क्या है भाषा का, तीसरा है हमारे सामाजिक संबंध के लिए भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। सामाजिक संबंध, अब सामाजिक संबंध हमारे होते हैं तो कोई भी व्यक्ति होता है वो अगर सामाजिक संबंध बनाता है तो वो किसके माध्यम से बनाता है, भाषा के माध्यम से। और भाषा के माध्यम से वो अपने समाज में आपसी तालमेल स्थापित कर सकता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याय सामाजिक विकास नहीं होता है। जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो समाज में क्रिया है वो बहुत कम करते हैं अंतःक्रिया, तो इस कारण उनका जो सामाजिक विकास होता है वो पर्याप्त रूप में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में भाषा के माध्यम से हो। एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से हम प्राचीन एवं नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। कैसे कि एक पीढ़ी होती है जिसके पास जो भी ज्ञान होता है वो सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है, और भाषा के माध्यम से ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन नवीन आत्मा विश्व को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या पहचानने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर कार्य या भाषा का कार्य या महत्व है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व है। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह बात करता है, कैसे बोलता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। अब भाषा का सामाजिक मूल्यांकन कैसे होता है कि बालक क्या बात करता है, कैसे बात करता है, क्यों बात करता है, इन सभी प्रश्नों के जब उत्तर मिलेंगे तो उससे बालक का सामाजिक मूल्यांकन का पता चल जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, अब व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा कैसे सहायक है, भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जो व्यक्ति होता है वो अपने जो आंतरिक भाव होते हैं उनको कैसे व्यक्त करता है या कैसे अभिव्यक्त करता है, भाषा के माध्यम से, तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। जब वो आंतरिक रूप से जो भाव छिपे हुए हैं उनको वह अभिव्यक्त करता है तो इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति भी क्या होती है, अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक भाषाएं बोलने में समर्थता विकसित व्यक्ति में ही लक्षण है। क्या कि जब वो अपने विचारों और भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करेगा, अनेक भाषाएं बोलने में उसकी समर्थता विकसित होगी, तो व्यक्ति के क्या होते हैं, ये दोनों लक्षण होते हैं। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके अभिव्यक्ति का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। जितनी किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति या उसके आंतरिक भावों को बोलने या अभिव्यक्त करने का जितना स्पष्ट तरीका होगा तो उसकी अभिव्यक्ति या उसकी व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। यह है हमारे भाषा के प्रमुख कार्य या महत्व। आगे हम देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। ये हमारा पहला पार्ट है हिंदी पेडागोगी का। जस्ट ही आपको पूरी हिंदी पेडागोगी के संपूर्ण
कोर्स है वो आपको एक साथ इसी चैनल पर करवाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो भाषा का हमारा विकास होता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। पहला है हमारा स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। अगर बच्चों का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, वो बीमार रहेंगे, तो उनमें भाषा की गति क्या होगी, तीव्र न होकर विकास की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। अगर बच्चा एकदम स्वस्थ है तो उनमें भाषा की गति होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड पकड़ेगी, यानी तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट है बुद्धि। हरलोग के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनका भाषाई विकास अपेक्षाकृत निम्न क्षमता वाले बालकों से अच्छा या बच्चों से अच्छा होता है। हरलोग ने क्या कहा था कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है उनका भाषाई विकास जो निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बालक हैं उनसे क्या होता है, अच्छा होता है। टर्मेन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। किनका मानना है, टर्मेन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि जिन बच्चों का तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका उच्चारण और शब्द भंडार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा है प्रभावित करने वाला सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की जो सामाजिक है या आर्थिक है वो स्थिति कैसी है। बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी एवं अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से सामान्यतः कम होती है। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक होते हैं उनकी जो शाब्दिक क्षमता होती है वो शहर में या बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बालकों से सामान्यतः थोड़ी बहुत कम होती है, कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण। आगे है चौथा है वो है कारण है लिंगीय भिन्नता। लिंगीय भिन्नता। सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती है, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बालिकाएं होती है वो बालकों की अपेक्षा जो भाषा होती है इसका शुद्ध उच्चारण करती है, लेकिन यह जो होता है ये हर जगह लागू नहीं होता है। कहीं कहीं जगह पर बालक है वो बालिकाओं से आगे होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, लिंगीय भिन्नता होती है। नेक्स्ट है मैम परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवारों की तुलना में अच्छा होता है। परिवार का आकार, अगर छोटा परिवार है तो उसमें बालक की जो भाषा है उसका विकास बड़े परिवारों की तुलना में अच्छा होगा, क्योंकि छोटे परिवारों में माता पिता अपने बच्चों के प्रशिक्षण के दौरान उनसे वार्तालाप करने के कारण उन पर अधिक ध्यान देते हैं, और बड़े परिवारों के अंदर माता पिता है वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका भाषाई विकास कम हो पाता है। नेक्स्ट है बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती है तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। अगर एक साथ 2 या 3 संतानें उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है, भाषा का विकास है वो क्या होता है, विलंब, यानी कुछ देरी से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों हो अपरिपक्व होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अपरिपक्व। इससे बच्चे वो अपने माता पिता का अनुकरण न करके क्या करते हैं, अपना एक दूसरे का अनुकरण करने लग जाते हैं, जिससे वो क्या रह जाते हैं, अपरिपक्व रह जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। अगर कोई भी बच्चा है वो गलत उच्चारण कर रहा है तो उसके साथ जन्मा हुआ दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, उसकी नकल करेगा, और नकल करने के बाद क्या करेगा, वो गलत उच्चारण करेगा। दोस्तों वीडियो को देखते हुए आप अपने साथ में नोट्स भी बनाते जाए। हिंदी पेडागोगी के संपूर्ण जो सिलेबस में कोर्स है हमारा वो आपको इसी तरह यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां कारक। 7वां कारक है वो है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद में क्या है, द्विभाषी परिवार भी बालक के भाषाई विकास को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखें। आप इस उदाहरण से द्विभाषा
जो कारण है इसको समझ गए होंगे। अगर पिता है वो हिंदी बोलता हो शुद्ध, माता है वो शुद्ध अंग्रेजी बोलती हो, तो जो बच्चा है वो कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं हिंदी बोलूँ अंग्रेजी बोलूँ। कुछ शब्द हिंदी के सीखेगा, कुछ शब्द अंग्रेजी के सीखेगा। तो जो अंग्रेजी के सीखेगा उनका जो हिंदी उच्चारण होगा वो शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं कर पाएगा। संवेगात्मक तनाव, जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन किया जाता है उन बच्चों का भाषाई विकास देरी से होता है। जो संवेगों का अगर हम दमन कर देंगे तो उन बच्चों का जो भाषाई विकास है वो क्या होगा, देरी से होगा। आगे हम देखते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा का जो विकास है उसके अंदर सुनने की भूमिका क्या है। पहला है श्रवण कौशल, बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास क्रम में श्रवण कौशल का विकास होता है। क्या है कि जो श्रवण कौशल है बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास क्रम में श्रवण कौशल का विकास होता है। यहाँ पे श्रवण का अर्थ है सुनना एवं कौशल का अर्थ है निपुणता प्राप्त करना। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है, सुनना और सुनकर निपुणता प्राप्त करना। श्रवण कौशल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार श्रवण कौशल से अभिप्राय है विद्यार्थियों में दूसरे के विचारों को भली भांति सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। श्रवण कौशल का अभिप्राय क्या होता है कि विद्यार्थियों में दूसरे के विचारों को भली भांति सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकसित करना। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास पर आधार है, क्योंकि सुनना भाषा के विकास का पहला चरण होता है और इसके अभाव में अन्य कौशलों का समुचित विकास होना कठिन है। तो दोस्तों जो श्रवण कौशल होता है ये सभी कौशल होते हैं उनका क्या है, आधार है। अगर इसका विकास नहीं होगा तो बाकी कौशल है वो क्या होंगे, अपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण करने में। तो दोस्तों शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। तो दोस्तों शुद्ध उच्चारण करने में कैसे कि सुनना एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने का एक कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ को दूर करने में सफल हो जाता है। सुनने अगर बच्चा कुछ सुनेगा और वो उस अशुद्धि में बोलकर कुछ उस शब्द में अशुद्धि है तो वो जब उसको 2-3 बार सुनेगा तो उस अशुद्धि को क्या कर देगा, दूर कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाषाई संबंधी कौशल में सुधार होता है। तीसरा है हमारा शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने की प्रक्रिया से बच्चों में शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से उसके भाषा विकास से वृद्धि होती है। शब्द भंडार में वृद्धि सुनने से कैसे होती है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी विद्यार्थी है, वो जितने शब्द सुनेगा अगर उसने उससे पहले उन शब्दों को नहीं सुना है और पहली बार सुनेगा तो वो उनको अपने विकास यानी उन शब्दों को अपने अंदर इकट्ठे करेगा। इकट्ठे करने से उसका जो शब्द भंडार उसके अंदर क्या होगी, शब्दकोश है उनके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी और इसके माध्यम से भाषा विकास के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। अब महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में क्या है, बालक लोगों द्वारा कही गई बातों एवं रेडियो ऑडियो जैसे उपकरणों को सुनकर समाज, सामाजिक व्यवहार, जीवन आदि से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करता है। तो दोस्तों सुनकर, चाहे रेडियो हो, चाहे किसी के द्वारा कही गई बातें हो या अन्य कोई भी ऑडियो या कोई भी उपकरण हो, जिनसे कोई भी बालक होता है वो सुनकर सामाजिक जीवन जीने संबंधी उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त करता है। आगे है पांचवा है हमारा दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में कैसे कि सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भावों, विचारों, अनुभवों जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यही अभिव्यक्तियाँ उसमें कौशलों का विकास करती है। अगर हम दूसरों के भावों को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के अनुभवों को, इन जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करने से
हमारा जो कौशलों का विकास है वो क्या होगा, अधिक होगा। और ये किससे संभव है, भाषा के कारण ही और सुनने के कारण ही संभव है। ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, कैसे, सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है। सुनकर हम ध्वनियों का विभेदीकरण कर सकते हैं। आप अपने आप पे लागू करके इसको देख सकते हैं कि आप कुछ सुनते हैं, सुनकर ही आप अगले वाले ने आपको क्या बोला है उसका विभेदीकरण कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीखता है, जिससे उसके श्रवण कौशल के साथ ही वाचन, लेखन, पठन के कौशलों का विकास होता है। यह किसके कारण होता है, सुनने के कारण। आगे हम देखेंगे भाषा विकास में बोलने की भूमिका, कि भाषा विकास है इसके अंदर बोलने की भूमिका क्या है। तो दोस्तों भाषा विकास में पहली है वाचिक कौशल। भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है, तो पहला है वाचिक कौशल। भाषिक कौशलों में वाचिक कौशल से अभिप्राय है विद्यार्थियों द्वारा मौखिक रूप से अर्थात बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने से है। वाचिक या मौखिक कौशल द्वारा व्यक्त अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने के साथ ही लोगों से संवाद स्थापित करता है। मौखिक कौशल में दक्षता विद्यार्थी में आत्मविश्वास का संचार करती है। तो दोस्तों भाषिक कौशलों में वाचिक कौशल से अभिप्राय है विद्यार्थियों द्वारा मौखिक रूप से या बोलकर अपने भावों का अभिव्यक्त करना। अगर कोई भी विद्यार्थी है वो बोलकर अपने जो भाव है उनको अभिव्यक्त कर सकता है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं हो, तो उसके अंदर जो मौखिक कौशल है इसमें आत्मविश्वास होगा और उसको दक्षता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में। अब जो बच्चे होते हैं वो सुनकर जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन कैसे करें। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। जैसे कि हमारे छोटी क्लासों के अंदर मौखिक टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हम बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं कि इसको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है और मौखिक जो हमारा मूल्यांकन होता है उसी में हम क्या करते हैं, बच्चे में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करते हैं कि वो क्या बोल पाते हैं और क्या नहीं बोल पाते हैं, तथा इसके द्वारा कक्षा हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है और यही होता है हमारा मौखिक मूल्यांकन। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। तीसरा है हमारा बच्चों के संकोच को समाप्त करने में सहायक। अब बच्चों को संकोच है उसको समाप्त करने में भाषा कैसे सहायक है। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों में पैदा होने वाली झिझक को दूर किया जा सकता है। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे बड़ी ही सहज मुद्रा में अधिगम प्राप्त करते हैं, परंतु जब शिक्षक उनसे कुछ पूछता है तो वह मौन धारण कर लेते हैं। बोलना बच्चों में इस प्रकार के संकोच को समाप्त कर भाषा विकास में सहायता करता है। तो दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो कक्षा के अंदर शिक्षक द्वारा कही गई बातों को सुन लेते हैं, उनको धारण कर लेते हैं और वो होशियार यानी इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन जब उनको खड़ा करके कुछ पूछा जाता है तो वो बोलते नहीं हैं, मौन धारण करके खड़े हो जाते हैं। अगर उनके अंदर भाषा का विकास किया जाए और उनमें बोलने के लिए भाषा का विकास किया जाए तो उनका जो ये मौन धारण करने का संकोच होता है ये भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। और ये समाप्त होगा तो उनमें क्या होगा, भाषा विकास होगा। भाव, विचार, ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक। बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार, ज्ञान को अभिव्यक्त करता है जिससे कि उसमें ज्ञान का विकास होता है। यदि उसमें बोलने का कौशल नहीं होगा, अगर कोई भी बालक है उसमें बोलने का कौशल नहीं है तो इस स्थिति में उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। दोस्तों आज चल रहा है हमारे पेडागोगी की, हिंदी पेडागोगी की सामान्य जानकारी।
दोस्तों ये इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको आप आराम से देखते रहिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत इस अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि भाषा किस प्रकार संप्रेषण, ज्ञानार्जन, संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक होने के कारण मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंदर जो हमारा आज का ये अध्याय है, इसके अंदर भाषा है वो संप्रेषण में, ज्ञानार्जन में, संस्कृति में, सभ्यता के विकास में किस प्रकार सहायक है मनुष्य के जीवन में। भाषा के इसी महत्व को पहचानते हुए बच्चों को भाषा किस प्रकार से सिखाई जाए, वे कौन कौन सी शिक्षण विधियों को नियम इत्यादि हैं जो सरलता से भाषा सिखाने में सहायक है। साथ ही भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है एवं एक शिक्षक को भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आदि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत इनमें किन किन का उल्लेख किया गया है कि बच्चों को पहचानने में जो भाषा किस प्रकार से सिखाई जाए कि बच्चे उस भाषा को पहचान सके, कौन कौन सी शिक्षण विधियां पढ़ाई जाए जिनसे वो सरलता से भाषा सीख सके। साथ ही भाषा में मातृभाषा है उसका क्या क्या महत्व है, मातृभाषा को पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, एक शिक्षक को भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यही है भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। आगे देखते हैं हम भाषा का अर्थ एवं महत्व है। तो दोस्तों भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियाँ वर्बल साउंड का उपयोग करते हैं। भाषा क्या एक साधन है जिसके हम विचारों का क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम कुछ ध्वनियों को प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता यानी आइडेंटिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, हमारे व्यक्तित्व के विकास, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सांस्कृतिक पहचान या हमारी सामाजिक पहचान की भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है। भाषा है, इसके बिना अगर किसी मनुष्य के पास भाषा नहीं है तो वो क्या है, अपूर्ण है, सर्वथा अपूर्ण है, अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। जो मनुष्य है उसके पास भाषा नहीं है तो वो क्या है, अपने इतिहास, अपने परंपरा से क्या है, अलग है। कोई भी भाषा अपने समाज की संरचना, साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान एवं सौंदर्य की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है। भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण ये मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समग्रतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक होता है। आगे हम देखते हैं भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व है। दोस्तों आप पूरा जो वीडियो है इसकी जो नोट्स हैं इनको आप आसानी से पढ़ते जाएं। आप अगर इनको आसानी से पढ़ेंगे तो भी आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करके इनको लिखा गया है कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व है कि जो हम भाषा का शिक्षण करेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका हमारे लिए महत्व क्या है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षण क्या है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखे, पढ़ना लिखना किस प्रकार से सीखे, इन चीज़ों को भाषा शिक्षण में सिखाया जाता है जिससे कि जो बच्चा है वो भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा का समाज की व्यवस्था के अनुरूप डालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम ये मानता है कि भाषा सीखने के दौरान अधिगमकर्ता अपने भाषाई परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए उसके संबंध में तथ्यों का अवलोकन करता है और उसके आधार पर नियमों का निर्माण करके भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम क्या मानता है कि
भाषा सीखने के दौरान अधिगमकर्ता अपने भाषाई परिवेश से भाषा का ग्रहण करते हुए उन संबंधों हुए तथ्यों का अवलोकन करता है और उसके आधार पर नियमों का निर्माण करके भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज एवं परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालकों की जो भाषा सीखने होती है उसमें बालकों का समाज और परिवार क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जाती है। जो भाषा होती है वो बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रख के शिक्षण नीति, इस बालक को क्या पढ़ाया जाए, किस भाषा में पढ़ाया जाए, जो शिक्षण नीति होती है शिक्षक के द्वारा वो अपनाई जाती है। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु छात्र होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो एक त्रिआयामी प्रक्रिया होती है जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है, हमेशा बालक होता है। शिक्षक को सदैव शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र का ध्यान में रखकर ही शिक्षण सिद्धांत का चयन करना चाहिए, तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। जो शिक्षक होता है उसको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो छात्र है उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षण का सिद्धांत का चयन करना चाहिए। अगर वो छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण का जो शिक्षण सिद्धांत है उसका चयन करेगा, जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सकता है। आगे हम देखते हैं भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व। प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है। जो प्राथमिक शिक्षा या मातृभाषा होती है वो संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है व्यक्ति की। इस अवस्था में दी गई उचित शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और सृजनात्मक इत्यादि क्षमताओं के विकास में सहायक होती है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है ये अगर बालक को उचित रूप में दी जाए तो उसका शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और सृजनात्मक विकास या क्षमता होती है वो क्या होती है, अच्छी विकसित होती है। वस्तुतः शिक्षा का अंतिम लक्ष्य भी विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जो शिक्षा होता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी, जो बालक होता है उसमें जो उसका व्यवहार है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों एक दूसरे की बातें समझ सके तथा अपने बातें दूसरों को समझा सके। शिक्षक और छात्र है वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकें और अपनी बातें हैं उनकी वो दूसरों को क्या कर सकें, समझा सकें। और ये तभी संभव है जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो दोस्तों मातृभाषा है इनकी एक बालक, एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसके पास मातृभाषा है तभी वो शिक्षक और छात्र है उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो सकता है। अब हम देखेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है इनके बारे में हम अब देखेंगे। पहला है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अब दोस्तों भाषा है इसका शिक्षण कराने से वक्ता के कथन को हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी योग्यता हमें कैसे प्राप्त होती है। वक्ता द्वारा शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूप में प्रकट किए गए विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कोई भी वक्ता है उसका शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप में वो विचार व्यक्त करेगा, उनको कोई भी बालक है वो समझेगा, उनको समझकर उनसे संबंध जोड़ेगा और अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करेगा। तो ये क्या है, भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह है हमारा पहला भाषा शिक्षण का उद्देश्य। दूसरा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। वक्ता को विभिन्न व्याकरण सम्मत, अर्थगत, लिपि संकेतों के प्रयोगों द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ निर्माण करने की योग्यता होनी चाहिए।
उसे पठन के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखने चाहिए। तो दोस्तों दूसरा है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। अब दोस्तों हम कोई भी है जो वक्ता हमें पढ़ा रहा है, कोई भी शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, वो आया पढ़ाकर चला गया तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो हमें पढ़ा रहा है, उनके साथ वो पुराने निष्कर्ष, पुरानी बातों को जोड़कर हमें बताए, उनके साथ हमें आत्मविश्वास, हमारे जो शरीर है उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित करने की बातें बताए और कुछ क्वेश्चन भी हमें वो पूछता जाए तो हमें वो जो पढ़ाएगा वो अधिक याद रहेगा। तो यही हमारा दूसरा कथन है कि समझ के साथ पठन की योग्यता का विकसित करना। तीसरा है सुसंगत लेख। लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं है, इसमें विभिन्न समृद्ध युक्तियां अर्थात तत्संबंधी विषयों के द्वारा इस विषय को संयोजित करने एवं पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा उन विचारों को सुसंगत ढंग से संयोजित करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। तो दोस्तों लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं होता है, इसमें विभिन्न संबंध युक्तियां विषयों के द्वारा उस विषय को संयोजित करने, पर्यायवाची शब्दों पर्यायवाची जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग करके उन विचारों को सुसंगत ढंग से संयोजित करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्हों इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने का इत्यादि कौशल को विकास करना भी सम्मिलित है। शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चौथा है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियाँ अपनाई जानी चाहिए। जो भाषा की कक्षा होती है उसमें विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया जाना चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य पर इस प्रकार से होने चाहिए कि उससे बच्चा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तमाम अवयवों जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण, परिकल्पना करना इत्यादि में सक्षम हो। जो बच्चों को हम कोई भी कार्य दें तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें बच्चा है वो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है कि वो आंकड़ों का संकलन करे, आंकड़ों का अवलोकन करे, उनकी समानता और विभिन्नता है उनका वर्गीकरण करे, उनकी परिकल्पना करे। इनका वो जो बच्चा है वो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का, इन सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पता करे, इस प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में भाषा विज्ञान के ये उपकरण महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे व्याकरण के मानक नियमों को बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। तथापि यह प्रक्रिया बहुभाषी कक्षाओं में विशेष रूप से प्रभावी है। तो दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोगी के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। जल्दी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसके अंदर इससे नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों हिंदी पेडागोगी का संपूर्ण कोर्स आपको इसी प्रकार से नोट्सों के माध्यम से करवाया जाएगा। आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।